आज हमारे बीच लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सिराज साहिल मौजूद हैं। बहुत दिनों बाद ये शख्सियत हमें मिली है। वैसे तो इनका मिलना बहुत मुश्किल है, बिजी रहते हैं, पेशे से वकील भी हैं और एक न्यूज़पेपर सरोकार के मालिक हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बहुत दिन हो गए आपसे कोई हमने क्वेश्चन नहीं पूछा। अभी 2-3 ज्वलनशील मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और हमें आशा है कि आप सही तरीके से जवाब देंगे। जो मूसेवाला की जो हत्या हुई है सिंगर की पंजाब में, जो दर्शक हैं उनको बहुत घात लगा हुआ है, क्योंकि लोग हीरो को, सिंगरों को पसंद करते हैं, नेताओं को नहीं। तो आप इसमें किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो है स्टार खिलाड़ी और सेलिब्रिटीज़ से रंगदारी वसूल करने के बहुत से किस्से सामने आते रहे हैं और गैंगस्टर लोग ऐसे लोगों से पैसा वसूलने के लिए उनके ऊपर तरह तरह से दबाव बनाते हैं। सिद्धू मूसेवाला जो बहुत ही उभरते हुए उदयमान कलाकार थे, खुद स्क्रिप्ट लिखते थे गाने और गाते भी थे, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे कि वो गन कल्चर को बहुत ज़्यादा महिमा मंडित करते थे और कुछ ख़ास लोगों का उसमें महिमा मंडन शामिल था, जिससे दूसरे गैंग के लोग खुन्नस खाते थे। और उसी का नतीजा ये है कि उनका जो है दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे सूत्र ये बताते हैं कि और दूसरे बिंदु भी हैं जो राजनीतिक हैं, उनकी गहन जांच पड़ताल चल रही है। उसके बाद ही पता चलेगा कि सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के पीछे वास्तविक वजह क्या थी। हालांकि सिद्धू मूसेवाला खुद जो है बहुत ज़्यादा बोल्ड थे। मात्र 28 साल की आयु में उन्होंने इतनी विश्व स्तर पर ख्याति अर्जित की और बहुत ज़्यादा उनका नाम हो गया था, लेकिन वे बदमाशों से किसी भी तरह से खौफ नहीं खाते थे। इसी का कारण है कि उनको असमय मौत के गाल में जाना पड़ा। किस तरह से जो है कई बिंदु हैं इसमें, राजनीतिक बिंदु भी हो सकते हैं। एक कलाकार दूसरे कलाकार को नहीं चाहता है और कुछ लोगों का टारगेट होता है किसी की हत्या करना, अपना नाम कमाना। जैसे बिश्नोई ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसी तर्ज पर अगर आप थोड़ा हटके जाते हैं तो आप J&K में जाएं। अभी J&K का जो मुद्दा है, 370 धारा हटने के बावजूद भी वहाँ पर हिंदुओं की बहुत बड़े पैमाने पे हत्याएं हो रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये क्या वजह है कि 370 हटने के बाद भी वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है? और पिछले 10 दिनों से वहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं लोग, और उसी का एक प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर पे चल रहा है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीरी पंडितों का मामला है, उस पे भले ही कश्मीर फाइल फिल्म बनाकर सन 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुए थे उसको दिखाया गया था, लेकिन उस फिल्म को दिखा देने मात्र से कश्मीरी पंडितों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये हमारे देश के नीति नेताओं को समझना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह साहब ने अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और उन्होंने एक फार्मूला निकाला कि वहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं, जो जम्मू के रहने वाले हैं और श्रीनगर में जो है नौकरी करते हैं, उनको वहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा, जिससे कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त सीमा पार के आतंकवादियों के हौसले ना बढ़ें। ये सोच बिल्कुल सही है, लेकिन इस सोच के साथ साथ भारत सरकार को और जम्मू प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए या सुनिश्चित करना होगा, जो हमारे हिंदू भाई कश्मीर घाटी में सेवारत हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनकी जान माल की पूरी सुरक्षा की जाए। कि कश्मीर फाइल फिल्म्स को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से आह्वान किया था कि सच्चाई दिखाई गई है, इसको
आत्मसात करना चाहिए। विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सच्चाई दिखाई गई। तो उस सच्चाई को अमित शाह और मोदी जी को भी देखना चाहिए और उसके वास्तविक समाधान के लिए, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी उनके ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से कार्यरत हैं। उसके बावजूद अगर सीमा पार के कट्टरपंथी आतंकवादी मुस्लिम संगठन जम्मू और कश्मीर में अव्यवस्था पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं, तो ये सीधे सीधे भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों और भारत सरकार की जो रणनीति है, जो उनकी क्षमता है, उस पर सवालिया निशान है। यूपी चुनाव खत्म हुए, दोबारा योगी जी की सरकार आई है। देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ साहब अब जिस तरह के कार्यक्रम लेकर आए हैं, उससे निश्चित तौर पर उनकी प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता को लोग सलाम करेंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल के मुकाबले इस नए कार्यकाल में वो पूरी तरह से एक सच्चे और अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देने में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं कर रहे हैं। किसी तरह से एक ऐसा नकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है कि किसी एक खास धर्म या वर्ग के खिलाफ उनका शासन प्रशासन या उनके राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। इसका जीता जागता में उदाहरण ये है कि शहरों में जो बुलडोज़र चल रहा है, अतिक्रमण अभियान हटाए जा रहे हैं, अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं या माफियाओं की संपत्ति कुर्ण करके उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उसमें अब सिर्फ जो है मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों, माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, समान रूप से सभी के ऊपर हो रही है। इससे एक संदेश जा रहा है कि अपराध अपराध है, उसकी कोई जात या धर्म नहीं होती और एक मुख्यमंत्री के लिए उत्तर प्रदेश की 23.5 करोड़ की जो जनसंख्या है, सब समान है। इससे योगी आदित्यनाथ पे जो विपक्षी दल ये आरोप लगाते थे कि वे जो है टारगेट करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं या सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो दाग भी पूरी तरह से मिट गया है। और आगे अगर इसी तरह से योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते रहे, जैसे अभी एक किस्सा हुआ था, मस्जिद के बाहर कुछ अराजक तत्व हिंदू लोगों ने सुअर को काट के मस्जिद में डालकर अफरा तफरी फैलाने का प्रयास किया और टोपी लगा के गए हुए थे वो लोग, ताकि लगे कि मुसलमान हैं और अव्यवस्था पैदा हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सख्त आदेश दिए और कुछ घंटों के अंदर सातों जो है पकड़े गए और वो सातों के सातों जो है हिंदू समुदाय से संपर्क रखते थे या संबंध रखते थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। तब कि दुरुपयोग करने का आरोप लगाने वाले विपक्षियों को ये समझना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री चाहते तो उन 7 हिंदू धर्म के मानने वाले अपराधियों को रातों रात छोड़ दिया जाता, या तो उनकी जगह किसी मुस्लिम को ही अगर रख देते, तो शासन प्रशासन की धनक के आगे विपक्षी दल या दूसरे समुदाय के लोग क्या कर सकते थे। तो इससे साबित होता है, इसका मतलब ईमानदारी से काम चल रहा है वहाँ पर सेकंड सेशन में, और थर्ड सेशन में तो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि 24 में जो अभी इलेक्शन होने हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार फिर से सत्ता में आएगी और देश जिस तरह से चल रहा है, डिजिटल इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत से अभियान मोदी जी ने चला रखे हैं, कार्यक्रम चला रखे हैं। अभी पिछले दिनों शिमला गए, वहाँ पर कितने ही रुपए, करोड़ों रुपए उन्होंने डायरेक्ट किसानों के खाते में डाले। तो क्या लगता है आपको कि फुल बहुमत के साथ 24 में मोदी जी फिर शपथ ले रहे हैं? भाई देखिए, अभी जिस तरह से अभी पिछले जो है 2-4 महीने पहले जो है चुनाव विधानसभा के 5 राज्यों में हुए, मणिपुर और पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश, इनमें से जो है 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। अब अभी जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, तमिलनाडु में होना है, गुजरात में होना है और 1-2 राज्यों में जो अभी निकट भविष्य में चुनाव होना है, उनमें भी जो है अगर 5 जगह चुनाव होते हैं और 4-5 जगह जो है बीजेपी आती है, तो निश्चित तौर पर 24 में बीजेपी की केंद्र में सत्ता बनना
कोई नामुमकिन काम नहीं होगा, आसानी से बना ले जाएंगे। अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री और पदाधिकारी ये आह्वान कर रहे हैं जनता के बीच में कि 24 तो हमारा है, अब 29 के बारे में सोचा जाए। तो इससे ही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले अपनी जीत की सुनिश्चितता किस हद तक महसूस कर रहे हैं कि 24 की भारतीय जनता पार्टी हुए, केंद्र की में सरकार वापसी के लिए कोई चिंता नहीं है, बल्कि वो उसके आगे की रणनीति पे कार्य कर रहे हैं। हमारा देश अभी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या लगता है कि आपको हम आने वाले 100 साल जब 2047 मनाएंगे, 100वां हमारा जो है आज़ादी का महोत्सव होगा, वो किस तरह से होगा? जैसा मोदी चाहते हैं वैसा होगा, किस तरह से होगा? भाई देखिए, अगर जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने अभी दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत को विश्व विजेता बनने का कोई शौक़ नहीं है, ना कोई ऐसी प्लानिंग है, लेकिन हम जो है भारत को विश्व में अग्रणी राष्ट्र, नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का भी यही मानना है कि हमें अपने पड़ोसी या किसी भी देश को दबा के नहीं रखना है, डरा के नहीं रखना है, उसको अपना साथी, अपना सहयोगी बना के रखना है। वसुदेव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है भारतीय संस्कृति की, उसी को चरितार्थ करने की बातें मोहन भागवत जी और मोदी जी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो है देश में जो है वातावरण बन रहा है ज्ञानव्यापी मामले को लेके और काशी मथुरा को, उसमें मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मोहन भागवत जी ने एक बात और कही है कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आस्था के 4 प्रमुख केंद्र हैं, सोमनाथ, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या और काशी और मथुरा। तो जब एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वे सर्वा है, नीति नियतता है, ये बात असदुद्दीन जैसे नेताओं को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हैं और मोहन भागवत जी क्या हैं। दोनों जो है एक ही धारा के व्यक्ति हैं और एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों की बातों में विरोधाभास नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से काशी और मथुरा के मुद्दे पर हिंदू समाज और उनके नेता एकजुट हैं, उसी तरह से मुस्लिम समाज और विपक्ष के नेताओं को काशी और मथुरा के मुद्दे को निपटाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की अगर रणनीति ये है कि हिंदू मुस्लिम करके राज किया जाए, तो उस रणनीति को फेल करना चाहिए और बैठकर बातचीत से काशी मथुरा हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। और जो 40,000 विवादित मामले लोग बताते हैं, तथाकथित कट्टरपंथी हिंदू, कि हमें और 40,000 जगहों पे मंदिर तोड़ के बनाए गए हैं, उसका पटाक्षेप करें। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की अगर रणनीति गंदी मानसिकता की है, तो उसको ध्वस्त करें, उसको एक्सपोज करें। और दोनों जगहें जहां विवाद है और हिंदू भाई अपना उस पर अधिकार मान रहे हैं, और 2 बड़े जो है तीर्थ स्थल हैं, एक भगवान शिव का जो है काशी को मानते हैं, जहाँ पहला ज्योतिर्लिंग है बताते हैं, और यहाँ जो है श्री कृष्ण की जो स्थली है भगवान कृष्ण की। तो ये चीज़ तो पहली नज़र में लग रहा है कि औरंगजेब ने हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए मंदिर को ध्वस्त करके उस पर मस्जिद खड़ी की। तो मुस्लिम समुदाय में जिस तरह अलग अलग फ़िरके हैं, हनफी हैं, शैफई हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली जो बजाते हैं, अगर ईमान के पक्के हैं तो पहले तो आपस में तय करें कि वो क्या चाहते हैं, और फिर प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत जी जैसों के साथ बैठ के ये दोनों मामले निपटा दें। 1 हफ्ते का काम है, सुप्रीम कोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि बैठ के हल कर लो। उसको विवाद इस तरह के करने का कोई शौक़ नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन जब कोई आदमी शिकायत लेके जाएगा तो न्याय व्यवस्था के तहत लोकतंत्र राष्ट्र होने के नाते उसकी सुनी जाएगी। तो या तो कोर्ट में जाके जलील हो जाओ मुसलमानों, और या फिर बाहर बैठ के इज्जत से अपने हिंदू भाइयों को उनकी चीज़ उनको लौटा दो। औरंगज़ेब ने या कोई आतताई आक्रांता ने
कोई गलत काम किया तो उसको सही साबित करने के लिए कि सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था। अरे हमें ऐसे मुसलमान से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए जो इस्लाम की मूल भावनाओं के अलग हटते हुए किसी दूसरे धर्म को अपमानित करता हो उनके इस कृत्य के लिए। और औरंगजेब के जो अच्छे कृत्य हैं, जो मुसलमान लोग कहते हैं उसको अच्छे कृत्य को आप मानो। हिंदू भाई तो नहीं मानेंगे उनको, हिंदू भाई तो राम और कृष्ण को मानेंगे। 100%। तुम औरंगजेब की अच्छाइयों को बताते हुए उसके कुकर्मों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये मुसलमानों को समझना चाहिए। बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसी तरह से आप हमारे क्वेश्चनों का जवाब देते रहेंगे, इसलिए हमने आज आपको बड़ी मुश्किल से धरा है। जिस तरह से अभी दिल्ली में जो है राजनीति में जो गर्माहट हो रही है और अभी मुख्यमंत्री के ऊपर गाज गिरने वाली है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के लिए भी कहा है। मैं कह रहा हूँ, कि मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं महोदय। मेरा सवाल का जवाब, आप अपने सवाल का जवाब सुनिए। मनी लॉन्ड्रिंग के जिस केस में आपके अरविंद केजरीवाल के चहेते सत्येंद्र जैन साहब आज ईडी की हिरासत में हैं और उन पे कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे जो है सारे राज उगाले जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ अरविंद केजरीवाल ने जो करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले किए हैं वो सब सारा पैसा मैनेज करने का काम सत्येंद्र जैन करते थे। अब मनीष सिसोदिया की बारी है, वो जेल जाएंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मार्फत भारतीय जनता पार्टी और देश की शासन व्यवस्था अरविंद केजरीवाल पे शिकंजा कसेगी और उसको नस्ते-नाबूद करेगी। बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। नंबर एक की आपको अभी ये मालूम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी विभाग नहीं है। वो सिर्फ ऐसे सीएम हैं हिंदुस्तान के कि उन्होंने सिर्फ सीएम पद अपने पास रखा हुआ है, बाकी सब विभाग नीचे दिए हुए हैं। उनका फंसने का कोई भी चांस नहीं है। हाँ, जिन्होंने गलत किया है, जवाब सुनिए, जिन्होंने गलत किया है उन पे शिकंजा कसेगा। मुख्यमंत्री जैसे सुशोभित पद को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन बड़ी चालाकी से डिप्टी सीएम बनाकर मनीष सिसोदिया को आगे रख दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुमने चालाकी से सिंहासन पे तो तुम बैठ गए, लेकिन तुमने एक अपना डमी आदमी डिप्टी सीएम बना के खड़ा कर दिया और उसके थ्रू सारे कारनामे कर रहे हो, भ्रष्टाचरण कर रहे हो, कुकर्म कर रहे हो। तो जब वो व्यक्ति भ्रष्ट आचरण करने की वजह से जेल जाएगा तो उसके तार तुम्हारे से सीधे जोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये वैधानिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे वो हैं। तो वो इस चालाकी से बच नहीं सकते कि जो है मनीष सिसोदिया को आगे कर दिया, हर चीज़ों पे हस्ताक्षर उनके होते हैं। उत्तरदायित्व उनका भी माना जाएगा और जब सिसोदिया धरे जाएंगे तो सत्येंद्र जैन और सिसोदिया से जो राज उगलवाए जाएंगे ईडी और पुलिस के द्वारा, उसके तहत अरविंद केजरीवाल पे भी गाज गिरेगी, शिकंजा कसा जाएगा और जो ईमानदारी का वो नाटक करता है वो राष्ट्र और दिल्ली वासियों के सामने एक्सपोज हो। लेकिन आपका पीछे बयान आया है कि इसमें सब जो है, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं तो इसमें बीजेपी का हाथ है कि वो इस तरह से काम कर रही है कि कहीं वहाँ आपकी सरकार ना आ जाए, क्योंकि वो दोनों जगह गुजरात और हिमाचल दोनों में लड़ रहे हैं। तो इस डर के मारे जो है इन्होंने इस तरह से काम किया, ये आरोप है आप? अच्छा, ये आरोप बेदम है, बकवास है, नकारापन है। क्योंकि केजरीवाल जो पिछले विधानसभा 5 राज्यों के हुए थे उनमें भी 5 जगह लड़े थे। सिर्फ पंजाब में जो है दुर्भाग्य से उनकी सरकार हुई और किस तरह से मान सरकार चला रहे हैं वहाँ की, ये सबको पता है कि वहाँ ड्रग माफिया हावी हैं, गुंडागर्दी हो रही है, सिद्धू मूसेवाला को खुलेआम मार दिया गया। दिल्ली में तो केजरीवाल कहते हैं पुलिस मेरे पास नहीं है, पूर्ण राज का दर्जा नहीं। अरे पंजाब तो पूर्ण राज का दर्जा है, वहाँ व्यवस्था सही कर लेते। ये नकारा आदमी है, सुन लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चुनाव को देख के ही केंद्र सरकार ऐसा कर रही है तो फिर यूपी में तुम गए थे, वहाँ योगी के आगे तुम्हारी क्या चली, एक सीट तुम नहीं जीत पाए, तुम सपना देखते हो। तो इससे साबित होता है कि केजरीवाल की नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावकारी नहीं है। मजबूरी में जो है केजरीवाल को उसके लुभावने, लोग लुभावन वादे और उसके जो है जो जनता को गुमराह करके जो है उसने एक ग्लैमर पैदा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल में जो है अलगाव हो गया था। कांग्रेस में अमरिंदर सिंह बाहर हो गए थे। तो जब ऐसा
दिग्भ्रमित हो गया वहाँ का मतदाता कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी लड़ चुकी है, अब अलग अलग हो गई है, मायावती की इमेज खराब हो चुकी है, तो उन्होंने उनसे तालमेल किया तो उनको वहाँ वोट नहीं मिला, कांग्रेस टूट गई इसलिए वो कमज़ोर हो गई। तो एक ऑप्शन के तौर पे पंजाब की जनता ने इस मक्कार आदमी की बातों पर विश्वास करके इसको इतना बहुमत दे दिया। लेकिन जिस तरह का वहाँ वातावरण है, आगे चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हो सकता है सीमावर्ती राज होने के नाते पाकिस्तान से आतंकवाद जो है उधर आ जाता है पंजाब में आसानी से, तो मान सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा दें और उनकी जो अव्यवस्था है या पुलिस प्रशासन पे जो ढीली पकड़ है, अपराधी हावी हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, उससे वहाँ की जनता को निजात दिलाए। और रही बात केजरीवाल जो ये कहता चुनाव हो रहे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है, चुनाव हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में तुम जो मजबूती से लड़ रहे हो, वहाँ से यहाँ से क्या सरोकार है? सिर्फ एक सत्येंद्र जैन वहाँ का प्रभारी था हिमाचल का, तो उसको हटा देने से जो क्या प्रभारी होगा तो वो वहाँ जिता देगा। इसका मतलब पंजाब में प्रभारी था राघव चड्ढा, तो पंजाब की सरकार मान नहीं लाया, केजरीवाल नहीं लाया, भगवंत मान की सरकार लाया राघव चड्ढा। अगर एक प्रभारी ही सरकार लाता है तो राघव चड्ढा को उसका वो देना चाहिए था श्रेय तो केजरीवाल खुद लेता है। नहीं, राघव चड्ढा को भी उन्होंने जो है राज्यसभा पहुंचाया। वो अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे भाषण देते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए राज्यसभा किसी को तो भेजना था। हम पत्रकार लोग जो हैं वो इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि जो है राज्यसभा पहुंचे तो उसके बाद सीएम भी उन्होंने बनना है, इनको हटा के मान को उनको सीएम बनाने की मुहिम जो है जल्दी ही शुरू होने वाली है। ये आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप लोग सब आम नागरिक हैं, हम पत्रकार हैं, हम जगह जगह रहते हैं। यूक्रेन और रसिया का जो बीच का मामला गड़बड़ा गया है कई दिनों से, युद्ध की पराकाष्ठा को पार कर गया है और जिससे ऐसे अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि कभी भी विश्व युद्ध लग सकता है। तो क्या ये युद्ध की स्थिति जो है सही बनी थी या नहीं होना चाहिए था युद्ध? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ एक नागरिक होने के नाते कि युद्ध जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगर युद्ध जो है होना समाधान नहीं है तो युद्ध की तैयारी विश्व स्तर पर सभी देश करते क्यों हैं, ये भी एक सवाल है। चलिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए बड़े बड़े परमाणु, एटम बम और पनडुब्बियाँ, फाइटर विमान, मिसाइल्स और तरह तरह की जो है चीज़ें, साजो सामान इकट्ठा करे जाते हैं, लेकिन जब ये सामान इकट्ठा किए जाते हैं तो इनका इस्तेमाल भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं होना है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लॉबी काम करती है जो हथियारों को बेचने का काम करते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका पूरी तरह से जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब जो है ये जानते हैं कि अमेरिका गलत कर रहा है। यूक्रेन जो है पुतिन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ रणनीति बना रहा था, अपनी सीमाओं का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ करने की रणनीति में वो अमेरिका और दूसरे कंट्रियों का साथ दे रहा था। इसलिए पुतिन भन्ना गए और वो पूरे नेटो कंट्रियों के समूह को दरकिनार करते हुए नस्तनाबूद करने पे उतारू हैं और पूरी तरह से उतारू हैं, कहीं से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने ये दे दिया, स्वीडन ने वो दे दिया, फ्रांस ने ये दे दिया, पोलैंड ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये लोग अगर इतने ही ईमानदार हैं तो खुलकर नेटो के जो सदस्य देश हैं वो यूक्रेन के साथ क्यों नहीं आते हैं? वो खुल के इसलिए नहीं आ रहे हैं, हथियारों की तो सप्लाई कर रहे हैं, अपने साजो सामान की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अपने फौजियों को जो है उनको नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है ये पता है कि अपनी जगह रूस के राष्ट्रपति सही हैं और वो किसी भी कीमत पे हटेंगे नहीं, और बाकी के जो नाटो के सदस्य देश हैं सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और प्रतिक्रिया पुतिन की तरफ से आती है। इससे साबित होता है कि अमेरिका जैसे देश अपने हथियारों को बेचने के लिए और अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए ऐसा नाटक करते हैं, लेकिन अब पुतिन की ज़बरदस्त क्षमता के आगे बाइडन जो है भौने साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी तरह तरह के यूक्रेन को सहयोग के बावजूद रशिया पीछे नहीं हट रहा। बहुत सा सहयोग जो है इंडिया की तरफ से भी गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने तो
तटस्थ रूप अपनाया, दोनों के बीच में जो है वो नहीं पड़े, ये एक बहुत समझदारी की बात है। मानवीय आधार पर यूक्रेन के विकास के लिए या वहाँ के नागरिकों को खाद्य सामग्री और दवाइयाँ और ज़रूरी चीज़ों को अगर वो मानवता के आधार पर मोदी जी पीछे नहीं हट सकते। ये भी आप समझ लीजिए कि भारत एक ऐसा देश है जो मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखता है। श्रीलंका में भी मदद जा रही है भारत की। पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा जो है नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देता है, रणनीति बनाता है, अगर वहाँ कोई मुसीबत आती है मानवीय मूल्यों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पाकिस्तान को भी हर तरह की आर्थिक और साजो सामान की सहायता उपलब्ध कराएगा। सिराज साहब जी, बहुत से मुद्दों पे बात हो चुकी है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ पर जो स्थिति बनी, मतलब क्या लगता है आपको कि वहाँ क्या कारण रहे होंगे और क्या भविष्य में हिंदुस्तान में इस तरह की स्थिति बन सकती है? देखिए, भविष्य में जो है श्रीलंका जैसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं बन सकती है, क्योंकि यहाँ का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण वहाँ से पूरी तरह से भिन्न है। यहाँ जो है कई तरह के धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं, इतनी तरह की भाषाएं हैं। यहाँ सिस्टम इस तरह का है, एक तो आर्थिक तौर पर जो है भारत श्रीलंका से बहुत मजबूत है, दूसरी तौर से कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ उस तरह की भुखमरी और लूटपाट की स्थिति नहीं आएगी। कोरोना काल में पूरी दुनिया में जो है हालात ख़राब थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के कारण और कुशल नेतृत्व के कारण 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए मुफ्त में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे साबित होता है कि यहाँ की सरकार चलाने वालों की नज़रिया जो है मानवीय नज़रिया है, उस तरह का मामला नहीं होगा। भले ही लोग कहते हों विपक्षी दल कि पूंजीपतियों के हाथ में सरकार है, पूंजीपतियों का तो सभी सरकारें सहयोग देती और लेती रही हैं जब से देश आज़ाद हुआ है, और जरूरी भी है। लेकिन हाँ, बिना उनके जो है आप देश को आगे आर्थिक मुद्दे पर विकास की गति नहीं प्रदान कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जो देश में एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, वो स्थापित किए हुए है केंद्र की सरकार कि अगर पूंजीपतियों की आय बढ़ रही है लेकिन एक आम नागरिक को खाद्यान्न उपलब्ध हो रहे हैं और उसको दवाई, पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है और आगे और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा मानना है। 2014 से पहले ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं किया कि देश ही नहीं विदेशों में भी जो है हेल्प की जा रही है, मदद दी जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी किस तरह से सोचते हैं देश के लिए भी और देश के बाहर के देशों के लिए भी? मोदी जी जो है सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना पे चल रहे हैं, और वो निर्देश आरएसएस की तरफ से है, क्योंकि वो खुद स्वयं सेवक रहे हैं। उनको पता है कि पहले अपने देश में जो है लोगों को साधन संपन्न बनाया जाए, उनको रोजी रोटी का इंतज़ाम किया जाए, और साथ ही साथ विश्व स्तर पर जो लोग जो है उन चीज़ों के हकदार हैं या जिनको सहायता की आवश्यकता है उनको सहायता पहुंचाई जाए। कोरोना में भी वैक्सीनेशन को लेकर विश्व के 50 देशों में यहाँ से वैक्सीन भेजी गई, तो विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि आपने यहाँ जो है, केजरीवाल ने भी ये कहा था कि यहाँ के लोगों को वैक्सीनेट किए बिना आप बाहर क्यों भेज रहे हैं, तबकि उनकी कुशल नेतृत्व से बाहर भी गया वैक्सीन, जिससे बहुत सम्मान भी बढ़ा देश का, मानवीय दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार हुआ, और देश में भी जो है सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। यही वजह है कि अब आजकल फिर जो है कोरोना की लहर फैल रही है, लेकिन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है कामयाबी के साथ कर दिया गया। तो ये थे हमारे बीच मोहम्मद सिराज साहिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से प्रश्नों के आपने खुद ही आंसर दिए मेरे पूछने के बावजूद भी, और ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी महानता है कि आपको पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व का ज्ञान है। बहुत अच्छी बात है। फिर एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।